बर्मा के एक और रिफ्यूजी है यहाँ पर वसंत विहार के जंगल में, वसंत कुंज के जंगल में। यहाँ पर लगभग 5000 के लोग खड़े हैं कई दिनों से। यहाँ पे पुलिस इनको कल रात में कोशिश कर रही थी बाहर ले आने के लिए, हटाने के लिए। यहाँ पर उनमें से एक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन। हाँ जी। आप कहाँ से आए? मैं जम्मू से आया हूँ। नहीं, आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला म्यांमार के है, बर्मा के। म्यांमार के? हाँ जी सर। म्यांमार में उर्दू बोलते हैं क्या हिंदी बोलते हैं? म्यांमार में तो ऐसे थोड़ा हिंदी भी चलता है, क्योंकि आजकल फिल्मी भाषा सब जगह चल रहा है, इसलिए मतलब वहाँ हिंदी बोला जाता है। और हम काफ़ी दिन से यहाँ इंडिया में रहते हैं। म्यांमार छोड़कर आप कब आए यहाँ इंडिया? म्यांमार छोड़ के हम इंडिया पे आए करीब 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो गए? हाँ जी सर। तो आप बॉर्डर में कैसे घुसे, इंडिया के बॉर्डर में? इंडिया की बॉर्डर की कोई बात नहीं है। बात ऐसा है, जब हमें म्यांमार गवर्नमेंट ने तरह तरह की परेशानी शुरू की, हमारा बुजुर्गों के साथ भी है और हम बचपन से देखते आए हैं। और जब हमने अपना बड़ा होकर के थोड़ा हमारी अक्ल में आ गया है, और हमारा जो प्रॉपर्टी जो था वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है म्यांमार में। और जब्त करने के बाद उनका जो अपना जो म्यांमार होता है, बुर्दिस होता है, उनको दे दिया गया है। और हमारे को वहाँ पे तरह तरह के तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि हमारे को सरकार अगर सुबह से कोई ज़बरदस्ती घर में आकर के काम कराने के लिए अपना कैंपों में ले जाते और शाम को हमें ऐसे धक्का मार के निकाल देते पूरा दिन काम करा करके। अगर हम तरीक़ा से काम नहीं करते तो हमारे साथ मारपीट चालू करते और हमारे पर अत्याचार करते हैं। और मेन पॉइंट ये है, जब हमारे को हमारा जब इलाका से अगर सारे बंदों को अगर पुलिस वालों ने ले जाते हैं, वहाँ का जो फौज होता है उन्होंने अगर ले जाते हैं पकड़ के, फिर वो हमारे बिना हमारे घर में आकर के औरतों से अत्याचार करना शुरू कर देते हैं सर। तो इसलिए इस अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम जब घर में आते देखते औरत परेशान है, हम वहाँ जाते हम परेशान है। घर में जब देखे बच्चे भूखा है, हम वहाँ भूखे हैं, तो हम तरह तरह की ये परेशानी उठा करके हम वहाँ से किसी न किसी तरह हम जैसे जंगल में जाकर। इंडिया से पहले भी आप कहीं गए क्या? नहीं, इंडिया से पहले हम कहीं नहीं गए सर। हम वहाँ से जंगलों में से मतलब ऐसे चलते किसी ने कोई रास्ता दिखाया, जो जंगली लोग होता है उन्होंने इधर जाओ उधर जाओ ऐसे करते करते हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना जंगल में भटक के अपना फैमिली लेकर के, कोई अपना फैमिली गुम हो गया, किसी का बाप गुम हो गया, किसी का छोटा भाई गुम हो गया, किसी का माँ मर गया। इस तरह करते करते हम आता पता घूमते ऐसे परेशान होते हुए हम इंडिया तक पहुँचे हैं। तो इंडिया में आप 7 साल से हैं, तो आप रोजी रोटी के लिए खाने पीने का इंतजाम कहाँ से? खाने पीने का इंतजाम सर ऐसे कुछ नहीं है। इंडिया बहुत दयालु देश है, यहाँ का जनता भी बहुत अच्छा है, यहाँ प्रशासन भी बहुत अच्छे है हमारे लिए। और जब हमें पता चला है वहाँ से हम आए हैं, क्योंकि मेन पॉइंट ये है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से जो आज से 2-250 साल पहले जब गुलाम लेके गया था, हम वहाँ उनका नस्ल है। पहले नंबर ये है। और हमारा म्यांमार गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है, हमारा कंट्री में सिर्फ बुर्दिस और हमारा जो कौम है उनका कंट्री है, और आप लोग जो हिंदू और मुस्लिम जो है वो हमारा देश का नहीं है, आप लोग बाहर से आए हुए हैं। तो जब हम भारत तक पहुँचे हैं सर, हम भारत में पहुँचने के बाद हम जैसे अपना मजदूरी करके खाते थे और ऐसे तरह तरह की परेशानी में रहते थे। कभी दिन हम सुख भी पा लेते हैं। और उसके बाद हमें पता चला यूएन नाम का एक चीज़ है, जो यूएन का नाम हम भी अपना देश में भी सुना, जो यूएन रिफ्यूजियों को सहारा देता है। जब हम ये बात सुनने के बाद हम यूएन से कांटेक्ट करने के लिए दिल्ली जोहर बाग पहुँचे हैं। उन्होंने भी हमें बहुत परेशान किया, आज आओ कल आओ परसों आओ, इसे करते करते ऐसे करते 10-15 दिन गलियों में रास्तों में भटका करके फिर उन्होंने हमें फार्म दिया है रिफ्यूजी बनने के लिए। तो उस फार्म में जैसे 6 महीना टाइम था, किसी का साल का टाइम था, उस टाइम हम आकर के अपना इंटरव्यू यूएन के साथ किया। उन्होंने फिर लास्ट इंटरव्यू दिया हमारे को, दोबारा जब इंटरव्यू उन्होंने दिया 1-1.5 साल बाद आओ, फिर उस बात को लेकर के इस बात को लेकर उन्होंने मिलाया, फिर उनका जो सवाल करना था हमसे सवाल कर लिया। तो फिर ये इस तरह सब कुछ हमारा जब फाइनल इंटरव्यू खत्म हो गया, खत्म होने के बाद हमारे को एक लिस्ट, एक फार्म जैसे उन्होंने बना करके दिया था, उसमें ये लिखा है आपको हम ये 5 महीना के लिए दे रहे हैं, ये 5 महीना के अंदर हम आपका केस किया हुआ आप रिफ्यूजी बन सके क्या नहीं सके, या हम आप तक इत्तला कर देंगे या हम आपको यहाँ पर बुलाएंगे। जब हमारे साथ उन्होंने ये भी नहीं किया, जब बुलाया नहीं कि ना कोई इत्तला किया, तब हमने आकर के यूएन से कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट करने के बाद यूएन बोला ठीक है आपको 2-3 महीने और ठहर जाओ। फिर हम इस तरह कर करके जब हमें 1-2 साल गुजर गया, क्यों सर आपने तो 5 महीना टाइम देने के बाद हमारे साथ इस तरह क्यों सलूक कर रहे हैं। फिर हम बसंत विहार में, जब उनका ऑफिस जब जोहर बाग से बसंत विहार चेंज हो गया, फिर हम बसंत विहार में आकर के ऐसे जब लोग इकट्ठा होने लगा, तब उन्होंने हमें ये कार्ड उनका तरफ से दिया है जिसका नाम है एसाइलम सीकर। इस एसाइलम सीकर के अंदर सर आप भी देखिए और सबको दिखाइए, ना कोई अपना बाप का नाम है ना कुछ है। इन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के हमें ये एसाइलम सीकर कार्ड दिया है। उस टाइम बोला रिफ्यूजी जो फैसिलिटी है इसमें भी वो फैसिलिटी होगा। हम बड़ा खुश होकर के चला गया। जब हम इस कार्ड को लेकर के अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए स्कूल चले जाते, उन्होंने बोलता यार आप कैसे कार्ड लेके आए हो, इसमें तो आपका फादर्स नेम भी नहीं है, हम आपके बच्चों को एडमिशन कैसे लेंगे, पहले नंबर। और दूसरा नंबर बात यह है
जो हमारा इसके अंदर उन्होंने बोला हमारे को वहाँ JNK का सरकार, जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ JNK का सरकार के मालूम है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि JNK सरकार एक अलग किस्म का सरकार होता है, वहाँ सब कुछ परमानेंटली चाहिए। तो उन्होंने हमें बोला हम जब यहाँ तरह तरह के रिफ्यूजी यहाँ रजिस्ट्रेशन के साथ रहते हैं, उनका पास जो रिफ्यूजी स्टेटेड रजिस्ट्रेशन, आप लोग वैसे रजिस्ट्रेशन लेकर के आप लोगों से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और आप यहाँ मजदूरी करके भी आपकी पूरी कहानी हमने सुन ली। आप बताइए मुझे कि आप दिल्ली कब आए आप लोग? हम लोग दिल्ली इस बार आए हैं 9 अप्रैल से। 9 अप्रैल? हाँ जी सर। आपके साथ कितने लोग होंगे? हमारे साथ यहाँ करीब 2,500-3 हजार लोग होंगे। हम पहले बसंत विहार में थे। अच्छा, ये 2,500-3 हजार लोगों में सभी लोग हैं, सभी धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सभी हैं इसमें? नहीं, हमारे से सिर्फ रोहिंग्या मुस्लिम स्टेट है ये। अच्छा, रोहिंग्या मुस्लिम। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बर्मा से यानी म्यांमार से जो बाहर आने वाले रिफ्यूजीज हैं, सिर्फ मुसलमान हैं और दूसरे लोग भी आए? दूसरा लोग भी है, मुसलमान भी है, और दूसरा लोग सबको रिफ्यूजी स्टेटस दे चुका है। और हमारे मुसलमानों को एक हमारा साथी को दिया था करीब आज से 4-5 साल पहले की बात है, जब हम इस तरह इकट्ठा होकर सब मांगने लगा, उसका भी कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, अप्रैल से आप यहाँ पे आए हैं, 2 महीने होने जा रहे हैं, 1 महीने होने जा रहा है, तो UN की तरफ से अभी तक कोई एड मिला है आपको, कोई मदद मिला, हेल्प मिला? UN की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। जब हम वहाँ पे ठहरे, उन्होंने हमें बोला 15 मई को हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, आप लोग सब चले जाइए, 8-10 मेंबर यहाँ रहे। हमने बोला आपका ये मीटिंग हमें और दोबारा नहीं चाहिए। अच्छा। क्यों? हमने हमारे साथ एक बार मीटिंग लेकर के हमें धोखा के साथ ये कार्ड आपने दिया, ये कार्ड ना हमारा कोई वैल्यू है ना कोई मानता है, ये कार्ड सिर्फ दिल्ली पुलिस मानते हैं, बाकी आउट ऑफ स्टेट जाते तो ये लोग ये नहीं मानते। 15 आगे आने वाले 15 उसमें कोई मीटिंग है? हाँ जी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग रखा है। फिर बाद में उन्होंने ये बोला भाई यहाँ आप बीमारी फैल जाओगे, जगह छोटा है और हमारे यहाँ एम्बेसी एरिया है, VIP एरिया है, यहाँ आप लोगों को रखने का परेशानी हो रही है। UN और पुलिस साथ मिल करके हमें यहाँ तक लाया है। यहाँ तक ये बता करके लाया 15 तारीख आप लोगों का हम मीटिंग देखेंगे, मीटिंग के बाद आप लोग क्या फैसला लेते, UN क्या फैसला दे तो हम देखेंगे। अच्छा नसीरुद्दीन, एक चीज बताइए मुझे कि शायद आपको पता हो कि म्यांमार में वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, आर्मी हुकूमत अब खत्म होने वाली, डेमोक्रेसी वहाँ पे आ रही है, तो आप लोग वापस जाना चाहेंगे ना? वापस जाना चाहिए आपको? वहाँ पर वापस हम ऐसे जाएंगे जो हमारा जो जमीन जायदाद जो सरकार जब्त कर लिया है वो अगर हमें रिटर्न करे तो हमारा जो फैसिलिटी डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, इंडिया के लोगों को सबको फैसिलिटी है, मुसलमानों को भी है, बुद्धिस्ट को भी है, क्रिश्चियनों को भी है, हिंदू को भी है, ऐसे हम सारा जातियों का फैसिलिटी अगर मिले तो हम अपना म्यांमार जाएंगे, नहीं तो हम अपना म्यांमार कभी नहीं जाएंगे।